नमस्कार दोस्तों, श्री सुंदरम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एमपीपीएससी मेंस 2019 और 20 के मेंस सिलेबस के पेपर सेकंड के पार्ट बी का डिस्कशन इस समय कर रहे हैं। इस कड़ी में आज तक हम लोगों ने कुल 5 वीडियो देखे हैं, जिसमें से जन्म मृत्यु समांक, जनसंख्या, कुपोषण, है ना। आज 2019 और 20 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जो दोनों में ही है, उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग, और वो है शिक्षण प्रणाली, मानव संसाधन विकास। ठीक है, तो इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज की वीडियो के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 2019 और 20 में 2019 और 20 दोनों में जिस नाम से ये टॉपिक रखा गया है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कि किस नाम से रखा गया है और क्या क्या हमें पढ़ना है। टॉपिक का नाम दिया है शिक्षण प्रणाली। ये टॉपिक का नाम दिया हुआ है शिक्षण प्रणाली। ठीक है, तो शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत 2019 में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं और 2020 में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, ये दोनों स्पष्ट करते चलेंगे। ठीक है, इसकी समझ विकसित करेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस जब तक इसका हम लोग अच्छे से नहीं समझ लेते हैं तब तक पूरी क्लास, पूरी बातें हमें नहीं समझ में आएगी। एक अपने आप में इस दृष्टिकोण से बाकी टॉपिक की अपेक्षा थोड़ा जटिल माना जाने वाला टॉपिक है समझने के दृष्टिकोण से। बाकी पढ़ने के दृष्टिकोण से और ग्रहण करने के दृष्टिकोण से थोड़ा ठीक है। मैटर की उपलब्धता के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक थोड़ा दुर्लभ है, कठिन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों के सिलेबस को समझेंगे। दूसरा, इसमें हम लोग देश की शिक्षण प्रणाली सिलेबस समझने के बाद एक टॉपिक है देश की शिक्षण प्रणाली के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक होगा इसके अंतर्गत वो होगा मानव संसाधन और मानव पूंजी के बारे में समझेंगे। ठीक है, मानव संसाधन और मानव पूंजी के बारे में कई चीज़ें समझना है, जैसे भौतिक पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर है, मानव पूंजी और सरकार क्या क्या रोल रहता है। ठीक है, कुछ बातें हैं इसमें हम लोग देखेंगे। और चौथा टॉपिक जो होगा उसके बाद हम लोग आएंगे भारत का जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय है वह किस प्रकार से है। इसको पढ़ेंगे नहीं, अभी पढ़ने के लिए अगले सेक्शन में है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ ही यही एक जो टॉपिक जहाँ से शुरुआत होता है, मानव विकास में, मानव संसाधन विकास में शिक्षा का योगदान। ठीक है, शिक्षा एक साधन के रूप में कैसे है वो हम लोग को पढ़ना है। तो यही 4-5 टॉपिक है, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है कि जो 2019 और 20 का सिलेबस है पहले उसको कर लें, उसके बाद और सिलेबस की भूमिका बना लें, और अगले सेक्शन में हम लोग उस भूमिका के हिसाब से अपनी क्लासेस रन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, दो 2019 के सिलेबस में, इसी पेपर के इसी खंड में 2019 के सिलेबस में जो टॉपिक नाम दिया हुआ है, टॉपिक का नाम वह लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 5। कहाँ का टॉपिक नंबर 5? सेकंड पेपर के पार्ट बी का टॉपिक नंबर 5 जो दिया हुआ है वो लिखा है शिक्षण प्रणाली। ठीक है, शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत कुल 5 चीज़ें आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में दी गई हैं। जो टॉपिक नंबर 5 है उसकी बात कर रहा हूँ। पहला, वो पांचों मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट करेंगे। पहला, मानव संसाधन विकास में, मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन। पहला टॉपिक ये है आपका। दूसरा, सार्वभौमिक शिक्षा, एक शब्द और लिखा है समान शिक्षा। दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है उच्च शिक्षा
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, ये तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक लिखा है बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे। और पांचवा टॉपिक इसमें लिखा हुआ है वंचित एवं निःशक्त जनों की समस्याएं या उनसे संबंधित मुद्दे। तो आप देखेंगे कि 2019 के टॉपिक नंबर 5 में ये 5 मुद्दे लिखे हुए हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2020 के सिलेबस में क्या लिखा है इन्हीं चीज़ों को लेकर के, वो हम लोग देख लेते हैं। 2020 के सिलेबस में कहाँ लिखा है और क्या लिखा है। ठीक है, तो चलिए इधर मैं 2020 का लिखता हूँ, ये 2019 का था। 2020 में इन्हीं चीज़ों को लेकर के यूनिट 3 में सेकंड पेपर के पार्ट बी के अंतर्गत यूनिट 3 में, ठीक है ना, यूनिट 3 में सोशियोलॉजी के अंतर्गत ही यूनिट 3 में मानव संसाधन नाम का पहला ही टॉपिक है मानव संसाधन। ये अध्याय का ही नाम है, यूनिट का ही नाम है। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें दी हैं, एक शिक्षा और दूसरा निम्नलिखित वर्गों या कुछ वर्गों से संबंधित मुद्दे। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें दी हुई हैं इसमें यूनिट 3 में, मानव संसाधन के अंतर्गत एक शिक्षा और दूसरा कुछ वर्गों से संबंधित मुद्दे। शिक्षा वाले पॉइंट में आप लोग देखेंगे तो यही 4 टॉपिक आते हैं। मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन, सार्वभौमिक समान शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, है ना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, एक और इसमें दिया है अलग से चिकित्सीय शिक्षा। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं। और दूसरा जो कुछ वर्गों से संबंधित मुद्दे हैं उसके अंतर्गत वंचित, निःशक्त, बालक, महिलाओं आदि के समस्याएं और समस्याओं से संबंधित मुद्दे टॉपिक दिया है। इसी में विस्थापितों के मुद्दे भी दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम लोग दोनों बातों को देख लें तो दोनों बातों में एक मतलब दोनों बातें एक ही हैं। बस टॉपिक नंबर 5 2019 का 5 भागों में बटा हुआ है, ये आपका पूरा 2019 में इस प्रकार लिखा है, और 2020 का यूनिट 3 में मानव संसाधन के नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है। इतने में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक नंबर 6 2019 के सिलेबस का टॉपिक नंबर 6, इसको भी समझ लेते हैं। 2019 का टॉपिक नंबर 6, देखिए ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 2019 और 2020 के फंसेंगे और फंसे हैं, उनको 19 का भी देखना है और 20 का भी देखना है। तो दोनों सिलेबस आप साथ रखिए और दोनों सिलेबस को मैच कराते हुए पढ़िए, तो आपका 19 भी तैयार होगा और 20 भी तैयार होगा। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 6 क्या दिया हुआ है, मानव संसाधन विकास, ये 19 में है, ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन विकास। ये जो टॉपिक यूनिट 3 में दिया है 2020 में, वो टॉपिक नंबर 6 में दिया हुआ है। मानव संसाधन विकास के अंतर्गत कुल 4 चीज़ें दी हुई हैं इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चीज़ें दी हुई हैं। और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, ठीक, एक टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता। क्या है, भारत में
मानव संसाधन की नियोजिता, मतलब कितने लोग रोजगार पाते हैं वो है नियोजिता, एवं उपलब्धता और कितने उपलब्ध हैं, उपलब्धता, ये दूसरा टॉपिक दिया हुआ है। तीसरा टॉपिक इसमें दिया हुआ है रोजगार के विभिन्न चलन, रोजगार के विभिन्न चलन, और इसमें चौथा टॉपिक दिया हुआ है मानव संसाधन विकास में कुछ संस्थाएं हैं, संस्थाओं का लिखा है निम्नलिखित संस्थाओं का योगदान, संस्थाओं का योगदान। ये टॉपिक, 4 टॉपिक इसमें दिया हुआ है, और इस 4 टॉपिक के अंतर्गत जो ये चौथे नंबर टॉपिक के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं, कुल 13 संस्थाएं दी हुई हैं, और वो 13 संस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आप सिलेबस में देखिए। जल्दी से फटाफट मैं बता दे रहा हूँ 13 संस्थाएं कौन कौन सी हैं। कुछ संस्थाएं स्कूली शिक्षा से रिलेटेड हैं, कुछ संस्थाएं उच्च शिक्षा से रिलेटेड है, कुछ संस्थाएं तकनीकी शिक्षा से, और कुछ व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। जैसे एक टॉपिक दिया हुआ है NCHER, दूसरी संस्था दिया है NCERT, तीसरी संस्था दिया है NIEPA, चौथी संस्था UGC, पांचवा जो है तो ओपन यूनिवर्सिटी, छठा जो है तो दिया है NCVT, ठीक है, सातवां दिया हुआ है IIT, आठवां दिया हुआ है सातवां ICAR, IIT, नौवां दिया हुआ है IIM, 10वां दिया हुआ है NIT, 11वां दिया हुआ है आपका NLUS, 12वां दिया हुआ है पॉलीटेक्निक, और 13वां दिया हुआ है ITI। ये 13 संस्थाएं आपको टॉपिक नंबर 6 में 2019 के सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। ये यदि हम लोग 2020 में तलाशने की कोशिश करेंगे तो इधर देखिए, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उपलब्धता, और रोजगार के विभिन्न चलन, ये 3 टॉपिक तो 2020 में हैं। ये 3 टॉपिक 2020 के यूनिट, इसी पेपर के इसी खंड के यूनिट 2 में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, यूनिट 2 में दिया। लेकिन ये चौथा टॉपिक जो है मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान वाला जो टॉपिक है वो 2020 के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इन संस्थानों के जो नाम देकर पढ़ने की बात की गई है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत हम इनका अध्ययन जरूर करते हैं और करेंगे, पर 2020 के सिलेबस में लिख के नहीं बताया है, ठीक है। ये आगे देखते हैं। 2019 के टॉपिक नंबर 7, 2019 का टॉपिक नंबर 7 देखते हैं। 2019 का टॉपिक नंबर 7 में कल्याणकारी कार्यक्रम एवं संबंधित मुद्दे लिखा है। कल्याणकारी कार्यक्रम एवं संबंधित मुद्दे लिखा है। क्या मतलब? किससे संबंधित? वृद्धजनों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम। किससे संबंधित? निःशक्त जनों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम, बच्चों से संबंधित कार्यक्रम, ठीक है, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम, वंचितों से संबंधित कार्यक्रम, विस्थापितों से संबंधित कार्यक्रम, विकास के कारण जो वर्ग विस्थापित हुए हैं उनसे संबंधित कार्यक्रम। ये टॉपिक नंबर 7 है। और इस टॉपिक को यदि हम लोग देखें तो ये टॉपिक आपको कहाँ मिलता है? ये टॉपिक आपका 2020 के यूनिट 3 का है ना, 3 का टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें अभी हम लोगों ने बात किया कि मानव संसाधन विकास दिया है, उसी के अंदर ये 2 नंबर टॉपिक लिखा है कि निम्नलिखित कुछ वर्गों से संबंधित समस्याएं। तो अब देखिए, यदि हम लोग ओवरऑल समझें तो 2019 और 2020 के सिलेबस में यहाँ पे सिर्फ हमको एक अंतर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो संस्थाएं दिया है मानव संसाधन विकास में के योगदान में, वो संस्थाएं 2020 में लिखा नहीं हुआ है। 2019 के सिलेबस का टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 7, ये आपका इस सीरीज में कुछ वीडियो आएंगे जिस पे क्लियर होगा, ठीक है।
2019 के हिसाब से। सेकंड पेपर पार्ट बी का टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 7। और 2020 के हिसाब से देखें तो यूनिट 2 सोशियोलॉजी का और यूनिट सेकंड और यूनिट 3 क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतने में आपका 2019 और 2020 के ये वाले टॉपिक आपके पूरा हो जाएंगे, जो कि एक गहन इशू है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है और बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा 19 का टॉपिक नंबर 5, 6, 7 और 2020 के सिलेबस का यूनिट 2 और यूनिट 3 पूरा हो जाए, हम लोग आज की बात शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ यदि मिला दें दोनों को तो 2 चीज़ें हैं। एक आपका कुल मिलाकर के ह्यूमन रिसोर्स है, दूसरा कुछ वर्गों से संबंधित समस्याएं हैं। 2 चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 2 जो ये टॉपिक हैं, कुछ वर्गों से संबंधित समस्याएं और एक ह्यूमन रिसोर्स, तो आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की पूरी समझ विकसित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया, सिलेबस पे नहीं जा रहे, पहले सिलेबस के पहले जो मानव संसाधन है, उस मानव संसाधन का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू होता है टॉपिक नंबर 5 के पैटर्न से, शिक्षण प्रणाली से। ये बात यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। बहुत सारा डिस्कशन है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है इसमें, वो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में शिक्षण प्रणाली से मतलब है किसी देश के उस सिस्टम से, जिस सिस्टम से वह मानवों को या इंसानों को शिक्षित करके कुशल मानव में या मानव के कल्याण के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराने में परिवर्तित करता है मानव को, ठीक है। तो एजुकेशन प्रणाली शिक्षा देने की प्रणाली है। टॉपिक नंबर 5 आप लोग ध्यान में रखेंगे, शिक्षा की प्रणाली है, शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली है। शिक्षा का प्रशासन, शिक्षा बच्चों तक कैसे पहुँचे, इसमें सरकार क्या कर सकता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं किसमें, शिक्षण प्रणाली में। भारत में शिक्षण प्रणाली के 3 स्तर हैं। पहला स्कूली शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा और तीसरा व्यावसायिक शिक्षा। व्यवसाय के साथ साथ तकनीकी भी जोड़ सकते हैं। अब तो मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, 3 स्तर की ये शिक्षा या 3 प्रकार की शिक्षा भारत में प्रदान की जा रही है, ठीक है। स्कूली शिक्षा को कई भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ भारत के दृष्टिकोण से कुल मिला के 5 भागों में हम लोग बांट के दे सकते हैं स्कूली शिक्षा को। जैसे प्री प्राइमरी मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी में दी जाती है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 6, ठीक है। दूसरा जो है वो प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर के क्लास 1 to 5, ठीक है। फिर माध्यमिक शिक्षा आपका 6 से 8 तक की शिक्षा। फिर उच्च स्कूली शिक्षा मतलब हाई स्कूल, ठीक है ना, 9 और 10th। और इसके बाद हायर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी शिक्षा मतलब 11 से 12, ठीक है। इस प्रकार से हमारे देश में आधुनिक भारत में विकसित शिक्षा प्रणाली है, जिसको हम लोग भारत की शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं। तो भारत की शिक्षण प्रणाली में प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तक का वर्तमान में प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अब इसमें आपको ये समझना है, थोड़ा सा एक इसके हिस्टोरिकल व्यू में चले हम लोग। शिक्षण प्रणाली का जो हिस्टोरिकल व्यू है उसको जनरली इतिहास में अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं, हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं भारत में शिक्षण प्रणाली के स्तर। 3 पार्ट में बांट करके इतिहास में भारत की शिक्षा को पढ़ा जाता है। एक प्राचीन भारत में शिक्षा, दूसरा मध्यकालीन भारत में शिक्षा, मध्यकाल की शिक्षा, तीसरा
आधुनिक काल की शिक्षा। और आज की जो शिक्षा है ये आधुनिक काल की शिक्षा का पैटर्न है। आधुनिक शिक्षा, आज की शिक्षा। भारत में हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल से लेकर के जो मुगलों के आगमन तक या मध्यकाल स्थापित होने तक का जो काल है वो प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। और प्राचीन भारत के में शिक्षा प्रणाली भारत की विकसित शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें गुरुकुल, पाठशाला, औपनिषदिक शिक्षा, मठ, विश्वविद्यालय, तक्षशिला और विक्रम यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना। तो बहुत सारे शिक्षा थी, लेकिन मुख्य शिक्षा प्रणाली भारत में रही है कौन सी? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रही है, शिक्षण प्रणाली रही है, ठीक है। गुरुकुल शिक्षण प्रणाली मुख्यतः औपनिषदिक शिक्षा प्रणाली है। औपनिषदिक शिक्षा प्रणाली में क्या करते हैं? गुरु और शिष्य एकांत में शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी वन में जा करके, किसी जंगल में, किसी आश्रम में रह करके गुरु और शिष्य रहते हैं। गृहस्थ जीवन त्याग करके गृहस्थ जीवन त्याग करके जो बाल्य अवस्था होती है उस बाल्य अवस्था में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये शिक्षा न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि इसमें जीवन के समग्र विकास की शिक्षा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी आगे ये काम आएगा, हम ध्यान रखेंगे कि ये शिक्षा जो है तो मानव के समग्र विकास की शिक्षा है। ये शिक्षा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की शिक्षा है। इस शिक्षा में मानव का संपूर्ण जीवन कैसे संचालित हो उसके लिए दी जा रही शिक्षा है। इसमें अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था वैदिक काल में की गई, जो अलग अलग समय में थोड़ा बहुत कम करके भारत में मध्यकाल तक बनी रही, ठीक है। शिक्षा में विभिन्न काल में कुछ परिवर्तन आए हैं, निस्संदेह आए हैं, पर जो शिक्षा की प्रणाली रही है भारत में वो गुरुकुल और पाठशाला, विश्वविद्यालय, मठ, जैसे 10वीं शताब्दी में आचार्य शंकराचार्य आते हैं तो मठ के माध्यम से शिक्षा का विस्तार करते हैं। इसके पहले बौद्ध काल में जो है तो तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित होती हैं, तो बोध गया जैसे विश्वविद्यालय स्थापित होती हैं। तो कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय, मठ, है ना, गुरुकुल, ये शिक्षा की प्रणाली में महत्वपूर्ण हिस्से थे जो प्राचीन काल में थे। यदि शिक्षण प्रणाली में जो शिक्षा के जो विषय थे वो हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं धर्म की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा, काम की शिक्षा और मोक्ष की शिक्षा, धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष, यही 4 जो व्यवस्था में बनाई गई धर्म थे, 4 ये जो मूल्य थे, इन्हीं मूल्यों पर शिक्षा हमारी आधारित थी, ठीक है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर आधारित शिक्षा। धर्म में जो शिक्षा का प्रमुख ग्रंथ था वो वेद माने जाते थे और वेद आधारित शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्राचीन काल का था, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में आप इतिहास में पढ़ते हैं और पढ़े हैं। तो इसमें जो मध्यकाल की शिक्षा जब आई तो मध्यकाल की शिक्षा में एक तत्व प्रधान रहा, वो था धर्म। धर्म प्रधान रहा, लेकिन परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? वैदिक मूल्यों के साथ साथ इस्लामिक मूल्य वाली शिक्षा भी शामिल हो गई और वेद के साथ साथ कुरान का भी महत्व बढ़ गया, मतलब कुरान की शिक्षा भी दी जाने लगी। पाठशाला, गुरुकुल और मठ, विश्वविद्यालय स्थापित थे, लेकिन इस समय इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मदरसों, मकतबों की स्थापना भी की गई, ठीक है, जिसके माध्यम से, और बहुत सारे पुस्तकालयों की स्थापना की गई जिसके माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाने लगा, ठीक है। इस समय शिक्षा का जो मुख्य विषय था वो धर्म, कला, सरकारी कामकाज कैसे करें ये, मतलब जीवन यापन की शिक्षा, ठीक है ना, गणित, तर्कशास्त्र, ये शिक्षा के मुख्य विषय थे। इनको मदरसों, मकतबों, पुस्तकालयों और विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से दिया जा रहा था। ये मध्यकाल की शिक्षण प्रणाली थी। आधुनिक काल की शिक्षण प्रणाली भारत में मुख्यतः अंग्रेजों की देन है, जो आज भी चल रही है। तो भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो धर्म यहाँ रहता है, लेकिन ईसाईयत प्रमुख हो जाता है, ईसाईयत शिक्षा का आधार हो जाता है। भाषा में परिवर्तन आता है, जैसे यदि हम लोग वैदिक की बात करें तो संस्कृत में दी जा रही थी शिक्षा, फिर बौद्ध काल में पाली में शिक्षा दी जा रही थी, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हिंदी भी विकसित हुई, लेकिन हिंदी तब नहीं थी, अरबी आई, अरबी फ़ारसी में शिक्षा दी जाने लगी, फिर एक साथ अरबी फ़ारसी खिचड़ी
भाषा का विकास हुआ, ठीक है, उर्दू का विकास हुआ। फिर जब ईसाईयत आती है या जब अंग्रेज आते हैं तो भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। तो शिक्षण प्रणाली में शिक्षा का जो पैटर्न बना वो शिक्षा को दो भागों में, पहले प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बांटा गया। प्राइमरी एजुकेशन मूल शिक्षा, बेसिक शिक्षा का प्रावधान लाया गया, और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा जिसमें रोजगार परक शिक्षा देने की बात की गई। कई इसमें आयोग आते हैं, कई इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, और तब जा कर के शिक्षा का जो आधुनिक सिस्टम है, प्राइमरी है ना, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, ये वाला जो पैटर्न है वो डेवलप हो पाया। दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे, एक शिक्षा का जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहलाते हैं चार्ल्स ग्रांट, और शिक्षा की ज़्यादातर जो नींव है जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच, इस संदर्भ में पढ़ने योग्य है। यहाँ से बात, फिर इसके बाद बहुत सारे भारतीय शिक्षा आयोग भी बने, जैसे यूनिवर्सिटी के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ, कोठारी आयोग का गठन हुआ। तो बहुत सारे आयोगों के माध्यम से हमारे संविधान में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा किया गया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया। तो वो सारे पड़ाव इसमें आते हैं। शिक्षण प्रणाली यहाँ से विकसित होती है, और एक निश्चित प्रणाली जो आज चल रही है वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, टॉपिक क्लियर। दूसरा इसमें हम लोग को जो समझना था देश की शिक्षण प्रणाली इतिहास से आज तक के बाद, एक टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस खंड के हिसाब से, वो है मानव संसाधन क्या है। एक शब्द इस्तेमाल होता है मानव संसाधन, और एक शब्द इस्तेमाल होता है मानव पूंजी। एक अगला तीसरा शब्द भी है मानव विकास। इन मुद्दों को हम लोग समझेंगे। इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन कैपिटल, और इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव पूंजी, मानव विकास और मानव संसाधन हम लोग देखेंगे, और तीनों के बीच अंतर करेंगे, और कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस देखने के साथ ये देखेंगे कि शिक्षा कैसे मानव संसाधन, मानव पूंजी और मानव विकास के लिए एक साधन के रूप में है। जो सिलेबस का पहला पॉइंट है, उसकी भूमिका में बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए, मानव एक प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन उसे कहते हैं जिसमें आय सृजित करने की क्षमता हो। संसाधन उसे कहते हैं जिसमें ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता हो, मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता हो। संसाधन उन्हें कहते हैं जिनमें पूंजी बनाने की क्षमता हो, या पूंजी शब्द ना इस्तेमाल करें तो अर्निंग की क्षमता हो, आय सृजित करने की क्षमता हो, ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता हो, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता हो, वो संसाधन है। और संसाधन यदि प्रकृति ने बनाया है तो वो संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन। सारे जीव इंक्लूडिंग मानव, मानव सहित सारे जीव क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो मानव को प्राकृतिक संसाधन है। मानव के पास है क्या? जैसे मान लेते हैं खनिज तत्व हुआ, जैसे मान लेते हैं भूमि हुआ, तो भूमि के पास क्या है? उत्पादकता है। खनिज के पास क्या है? खनिज के पास बहुत सारे वस्तुओं को बनाने की क्षमता है, मूल्य है, भूमि है। ठीक है, जल के साथ क्या है? जल के साथ भूमि को उत्पादक बनाने की क्षमता है और मानव को जीवित बनाए रखने की क्षमता है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब प्राकृतिक खनिज तत्व हो गए, खनिज संसाधन हो गए। मानव के पास ऐसा क्या है जिसके कारण संसाधन कहा जा रहा है? मानव के पास श्रम है, लेबर है, जो इनमें से किसी के पास नहीं है। ठीक है ना, मानव के पास श्रम है, श्रम का कौशल विकसित करने की क्षमता है, मतलब कौशल विकसित करने की क्षमता है, और मानव में नव प्रवर्तन करने की क्षमता है, मानव में अपनी आप की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है और दूसरों की ज़रूरतों को भी पूरा करने की क्षमता है, अर्थात मानव में सेवा प्रदान करने की क्षमता है। इसीलिए, और बनाए किसके द्वारा गए? प्रकृति के द्वारा, प्रकृति प्रदत्त है। तो इसीलिए मानव क्या है? मानव प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन और मानव किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है? तो मानव एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो अपने लिए श्रम, समकौशल और सेवा का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, मानव के अंदर एक क्षमता होती है। वो क्षमता क्या है? वो क्षमता है मानव की कार्य क्षमता,
और इस कार्य क्षमता के दम पर, कार्य क्षमता के बल पर मानव एक संसाधन है। तो सभी मानव इस दृष्टिकोण से क्या होने चाहिए? सभी मानव प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको मानव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी मानव हैं वो सब मानव संसाधन के रूप में देखे जाएंगे, चाहे वह 0 वर्ष का हो, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, चाहे वह 80 वर्ष का हो, वो दोनों मानव संसाधन हैं, दोनों मानव संसाधन के अंतर्गत आ सकते हैं। लेकिन वो मानव पूंजी नहीं है। मानव पूंजी क्या है? ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं भूमि हुई, तो भूमि क्या हो गया? संसाधन हो गया। लेकिन भूमि में आपने एक उद्योग लगा दिया, तो ये उद्योग क्या हो गया? ये उद्योग हो गया भौतिक पूंजी। ये क्या हो गया? भौतिक पूंजी कहेंगे इसको। जैसे मान लेते हैं खनिज है, लोहा, खनिज तत्व आयरन के रूप में पाया गया, फी के रूप में, और इससे आपने क्या बना दिया? छड़ बना दिया, रॉड बना दिया, इससे आपने इसे जहाज बना दिया। तो ये जहाज क्या है? जहाज भौतिक पूंजी है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ बनाएंगे कैसे? यहाँ बनाएंगे कौशल से, ज्ञान से। ठीक इसी प्रकार से मानव का वह हिस्सा जो क्या करता है? भौतिक पूंजी में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। जैसे समझिए थोड़ी देर के लिए, एक मानव है, जैसे एक खनिज था लोहा, और लोहा बदल गया रॉड में, ऐसे एक मानव है वो परिवर्तित हो गया किसमें? डॉक्टर में। एक मानव है परिवर्तित हो गया किसमें? इंजीनियर में। एक मानव है परिवर्तित हो गया किसमें? आईएएस में, आईपीएस में। एक मानव है परिवर्तित हो गया किसमें? इलेक्ट्रीशियन में, कारपेंटर में, घड़ा बनाने वाले कुंभकार में। तो इसमें सब में क्या आ गई? इसमें एक क्षमता आ गई, और वो क्षमता मानव ने सेल्फ से डेवलप की है, कि प्रकृति ने बनाई है, सेल्फ से डेवलप किया है। प्रकृति ने क्षमता दी थी, लेकिन ये कौशल किसने बनाया? ये कौशल मनुष्य ने खुद विकसित किया। तो यह क्या हो गया? ये मानव के अंदर एक पूंजी विकसित हो गई। अब ये डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर फीस लेगा, आय सृजित करेगा, है ना। इंजीनियर क्या करेगा? फीस लेगा, या कुछ कंस्ट्रक्शन करेगा, उसके बदले कुछ कमाएगा, और वो जो कंस्ट्रक्शन करेगा वो क्या करेगा? आय सृजित करेगा। आईएएस, आईपीएस, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कुंभकार, ये सब में एक क्षमता है जो एक सामान्य मानव में नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं एक सामान्य मानव जो ना तो डॉक्टर है ना तो इंजीनियर है, उससे कुछ नहीं करता है, वो मानव संसाधन तो है, लेकिन वो मानव पूंजी नहीं है। तो मानव पूंजी वैसे ही है जैसे कोई भौतिक पूंजी, जहाज, लोहे से बनी हुई जहाज। जैसे मान लेते हैं कोई भौतिक पूंजी जैसे लोहे से बनी हुई सरिया या छड़, जैसे कोई प्लास्टिक से बना हुआ कोई बर्तन, लोहे के सोने का बना हुआ कोई गहना। तो गोल्ड खनिज तत्व के रूप में क्या है? संसाधन है। और जब इसका गहना बन जाता है तो गहना क्या हो जाता है? वो पूंजी हो जाती है, उसमें एक क्षमता आ जाती है आय सृजित करने की, अर्निंग करने की, और उससे मानव के ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता आ जाती है। यही काम जब मानव में हो जाता है तो उसको हम लोग मानव पूंजी कहने लगते हैं। ठीक है, मानव पूंजी कैसे आएगी भाई? मानव पूंजी लाने के लिए मानव संसाधन, अभी मानव विकास हम लोग आगे समझते हैं। मानव पूंजी लाने के लिए हमें बीच में कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या? मानव के पास श्रम तो है, ऐड क्या करना पड़ेगा? कौशल, स्किल्ड, उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और जब स्किल आ जाएगी तो वो श्रम किस में बदल जाएगा? श्रम कौशल में बदल जाएगा। मानव के पास एक चीज़ तो है, क्या? क्षमता, पावर, लेकिन उसमें स्किल डालेंगे तो वो क्षमता किस में बदल जाएगी? उस क्षमता बन जाएगी कि क्या? दक्षता, इफिशियंसी बन जाएगी। मानव के पास ब्रेन है, दिमाग है, लेकिन इसमें जानकारी नहीं है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? उसमें जानकारी ऐड करेंगे। मानव के अंदर क्षमता है, श्रम है, ब्रेन है, तो उसमें हम प्रशिक्षण ऐड करेंगे। और ये सब किसके माध्यम से करेंगे? ये सब शिक्षा के माध्यम से करेंगे, ये सब एजुकेशन के माध्यम से करेंगे। तो मानव की क्षमता, श्रम, ब्रेन, शरीर, इनका सबका जब किसी लाभ के दृष्टिकोण से, उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उत्पादकता में वृद्धि के दृष्टिकोण से एजुकेशन दिया जाता है। एक चीज़ इसमें और जोड़ूंगा मैं, हेल्थ, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य भी एक चीज़ है जो मानव को मानव पूंजी बनाती है। क्योंकि रोगी व्यक्ति संसाधन हो सकता है लेकिन वो मानव पूंजी नहीं होगा। तो जब क्षमता, दक्षता, ब्रेन, शरीर के स्वास्थ्य में ये सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी
तो मानव रूपांतरित हो जाएगा किसमें, मानव पूंजी के रूप में। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो मानव संसाधन के रूप में जन्म लेता है, और जब उसको कौशल दे दी जाती है, उसको शिक्षा दे दी जाती है, उसको जानकारी दे दी जाती है, उसको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कोचिंग दे दी जाती है, और वो कलेक्टर बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, जब एक कुशल मजदूर बन जाता है, एक इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, तो वह मानव पूंजी का रूप धारण कर लेता है। ये बात क्लियर होती है। ठीक है, एक बात यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में कुछ अंतर है क्या। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जब वो मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट हो गया तो मानव संसाधन भी है और मानव पूंजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक भौतिक पूंजी जो है, भौतिक पूंजी कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि हमारा जो लोहा है वो जहाज में परिवर्तित हो गया, चलिए छोड़ देते हैं, रेल की पटरी में या रेल में परिवर्तित हो गया। ठीक, तो लोहा भौतिक प्राकृतिक संसाधन, रेल भौतिक पूंजी, भौतिक संसाधन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे एक पारिभाषिक शब्दावली है कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, तो उसको हम लोग समझेंगे इसमें। और एक मानव है और वो कन्वर्ट हो गया डॉक्टर में, इंजीनियर में, तो उसको हम लोग कहेंगे मानव पूंजी। इन दोनों के बीच कुछ अंतर, कुछ समानताएं हैं, उनको भी हम लोग को समझ लेना है। तो अगला टॉपिक हम लोग का यही है, भौतिक पूंजी बनाम मानव पूंजी। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है या और क्या समानताएं हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, एक तरफ हम लोग समझेंगे भौतिक पूंजी के बारे में और एक तरफ हम लोग समझेंगे मानव पूंजी के बारे में, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए एक बात, जब कोई लोहा रेल या रेल की पटरी में चेंज होगा तो इसके बीच लोहा और रेल के पटरी या रेल के बीच हमको इसको परिवर्तन करने के लिए निवेश करना पड़ेगा। निवेश हमें कहाँ करना पड़ेगा, तकनीकी और शिक्षा पर। ठीक है, तो एक इसमें निवेश करना पड़ रहा है। दूसरा, इसी प्रकार से जब मानव डॉक्टर या आईएएस आईपीएस में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, निवेश यहाँ भी करना पड़ रहा है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ठीक है, प्रशिक्षण पर हमें निवेश करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या समझे, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों के बीच एक समानता है कि दोनों निवेश का परिणाम है। दोनों में क्या होता है, दोनों निवेश का परिणाम है, सुविचारित निवेश का परिणाम है। मतलब वेल प्लान किया गया है, इनको एक योजना के तहत इसमें परिवर्तित किया गया है, जिसका एक लक्ष्य है। आईएएस का भी एक लक्ष्य है, वो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन हैंडल करेगा, और रेल का भी एक लक्ष्य है। तो रेल और आईएएस दोनों को ध्यान में रख करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। आपके माता पिता क्या करते हैं, हमारे माता पिता निवेश करते हैं हमारे ऊपर। हम एक संसाधन के रूप में जन्म लेते हैं और वो हम पे पैसा लगाते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शिक्षा पर, हमारे विकास पर। तो हम किस में कन्वर्ट होते हैं, हम आईएएस आईपीएस में कन्वर्ट होते हैं। तो वो निवेश है, किस लिए, कई लाभ हैं, देश के दृष्टिकोण से भी और माता पिता के दृष्टिकोण से भी। तो वो अपने लाभ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं। ठीक है, तो निवेश का परिणाम है दोनों। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा ये समानता है, दोनों में सुविचारित परिणाम होता है। इसमें जब भी बात आती है तो निवेश का मुख्य आधार आर्थिक होता है, रेल आर्थिक गतिविधियों के लिए बनाया जाता है, और तकनीकी निवेश होता है ज़्यादा। ठीक है, मानव और इसका निवेश कौन करता है, निवेश वो करते हैं जिनको ज़रूरत होगी, सरकारें, निजी स्वामित्व वाली कंपनियां और प्रमुख व्यक्ति होंगे, वो निवेश करेंगे। और यहाँ पे निवेश करते हैं आपके अभिभावक, अभिभावकों का निवेश होता है, अभिभावकों का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे सुविचारित निर्णय और प्लान कौन करता है, अभिभावक करते हैं, और सरकारें उसमें भूमिका निभा सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, सहूलियत दे सकती हैं, छूट दे सकती हैं, फीस पे छूट दे सकती है, वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, शिक्षाविद इसमें काम कर सकते हैं, एजुकेशन प्लानिंग बनाएं कि वो अच्छी प्लान, जैसे प्राइमरी शिक्षा में क्या पढ़ाना है, मिडिल क्लास में क्या पढ़ाना है,
अपर क्लास में क्या पढ़ाना है, मतलब हायर और हायर सेकेंडरी में क्या पढ़ाना, ये शिक्षाविद डिसाइड करेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग होती है। और इधर किसकी प्लानिंग होती है? इधर आर्थिक विशेषज्ञों की प्लानिंग होती है, तकनीकी विशेषज्ञों की होती है, निजी व्यक्तियों की लाभ के दृष्टिकोण से भी प्लानिंग हो सकती है। तो ये था 2 अंतर। ठीक है। तीसरा अंतर है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी दृश्य होती है और मानव पूंजी अदृश्य होती है। जैसे समझिए दृश्य कैसे, मान लेते हैं एक ट्रक है जो ट्रक के मालिक द्वारा खरीदा गया है। मालिक के पास पैसे थे, पैसे से ये ट्रक खरीदा गया। ट्रक को आप देख सकते हैं, ये रोड पे चलेगा। ठीक है। तो ये क्या है? दृश्य है। ट्रक आप देख रहे हैं कि इस मालिक के पास एक ट्रक है। ठीक है। मानव पूंजी अदृश्य होती है। कैसे अदृश्य होती है? कि मतलब ये ट्रक है और इस ट्रक का ड्राइवर है। आप इसको पहचानेंगे नहीं कि ये ड्राइवर है। आप इसको किस रूप में देखेंगे? आप इसको मानव के रूप में देखेंगे और पूछेंगे कि क्या ड्राइवर साहब आप ही हैं? क्यों? इसको तो आपने नहीं पूछा कि क्या ट्रक आप ही हैं। आपने इससे क्यों पूछा? क्योंकि इसकी क्षमता, इसकी दक्षता अदृश्य है। जब एक व्यक्ति खड़ा है तो आप नहीं गेस कर सकते हैं, नहीं क्लियर कर सकते हैं कि वो व्यक्ति ड्राइवर है, कंडक्टर है या कलेक्टर है। ठीक है। आप उससे बात करने के बाद ही क्योंकि उसने क्लियर कर पाएंगे कि वो ड्राइवर है या तकनीशियन है या क्या है, क्योंकि उसकी जो क्षमता है, उसकी जो पूंजी, क्या वो मानव, वो व्यक्ति पूंजी है? नहीं, उसका ड्राइवर होना पूंजी है। वो मानव तो संसाधन है। तो इसका दृश्य नहीं होता है, ये आपको दिखाई नहीं देगा और ये दिखाई देगा। इसी आधार पर एक दूसरा अंतर भी है। ट्रक को मालिक ने खरीदा और ट्रक रोड पे चल रहा है, मालिक घर पे बैठा हुआ है। तो मालिक का जो संसाधन, मालिक की जो पूंजी थी, भौतिक पूंजी, वो मालिक से दूर है। अर्थात क्या किया जा सकता है? अलग कर सकते हैं भौतिक पूंजी को उसके मालिक से। लेकिन ट्रक का ड्राइवर और उसकी ड्राइविंग जो है, मतलब उसके गाड़ी चलाने की जो कौशल है, उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षक और उसकी जो शिक्षण तकनीकी है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। जहाँ वो शिक्षक रहेगा, जहाँ वो शिक्षक जाएगा, वहीं उसकी शिक्षण तकनीकी आपको अवेलेबल हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसा मालिक ने अपना ट्रक भेज दिया कहीं तो ट्रक चल रहा है। यहाँ पे ट्रक से मालिक अलग हो सकता है और यहाँ पे ड्राइवर से उसकी ड्राइविंग क्षमता अलग नहीं की जा सकती है। तो भौतिक पूंजी को स्वामित्व से अलग किया जा सकता है और मानव पूंजी को स्वामित्व से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों के बीच अंतर है। ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट जो है, तीसरा चौथा जो भी होगा आप ध्यान देंगे। इसमें जो अगला अंतर है वो ये है कि भौतिक पूंजी अति गतिशील होती है। ट्रक का उदाहरण ही लेकर समझ लीजिए। जैसे वो एक जगह से चलती है तो दूसरे राष्ट्र, तीसरे राष्ट्र, चौथे राष्ट्र, हर राष्ट्र में घूम फिर करके वो वस्तुओं का विपणन कर सकती है और अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकती है, अपनी क्षमता के आधार पर लाभ सृजित कर सकती है। इसके कारण भौतिक पूंजी क्या होती है? काफ़ी गतिशील होती है। एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान हो सकती है। वस्तुओं के संदर्भ में आप यही बात कर सकते हैं कि मान लेते हैं सोने का गहना बना है, भारत में गहना नहीं है, अमेरिका से ला करके भारत में बेचा जा सकता है। ठीक है। भारत में कोई चीज़ बनी है, वो बाहर जाके बेच सकती है। ये भौतिक पूंजी है। लेकिन मानव पूंजी इतनी ज़्यादा गतिशील नहीं होती है। हाँ, मानव पूंजी का ब्रेन ड्रेन होता है, पलायन होता है, मस्तिष्क का पलायन होता है। जब उस राष्ट्र में उनको सुविधा ना मिले तो ब्रेन ड्रेन की समस्या आती है। ये एक समस्या है, हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव पूंजी अति गतिशील नहीं होती है, इसमें गतिशीलता का अभाव होता है या कम गतिशील होती है। गतिशील नहीं होती, कम गतिशील होती है। जैसे प्रवासी जो मजदूर शब्द है, प्रवासी मजदूर, इसकी गतिशीलता का परिणाम है, मतलब उदाहरण है। तो गतिशील तो होती है लेकिन उतनी ज़्यादा गतिशील नहीं होती है। अतः ये निर्बाध, भौतिक पूंजी निर्बाध गति से एक दूसरे पर जा सकती है और मानव पूंजी निर्बाध गति से एक दूसरे पर नहीं जा सकती। कुछ फैक्टर भी काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्यों नहीं गतिशील होती ज़्यादा, क्योंकि इसका कल्चर आड़े आता है, इनकी भाषा आड़े आती है। ठीक है ना। इनका जो राष्ट्रवाद है वो आड़े आता है। तो भारत में बहुत सस्ते मजदूर हैं लेकिन वो अमेरिका नहीं जा सकते हैं, भारत में ही रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी ज़्यादा गतिशील नहीं होती है, जबकि भौतिक पूंजी
ज़्यादा गतिशील होती है। ठीक है, कुछ मुद्दे इसमें और हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। आयात ज़्यादा हो सकता है किसका, भौतिक पूंजी का, लेकिन मानव पूंजी का ज़्यादा आयात नहीं हो सकता। तो आयात के आधार पर अंतर देखें तो भौतिक पूंजी अच्छे से इंपोर्ट की जा सकती है, यदि भारत में नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें किसकी, मानव पूंजी की, मानव पूंजी जिस देश में नहीं होगी उस देश में श्रमिक इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम होगा और बहुत ही महंगा साबित होगा। ठीक है, तो इनको हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ अंतर है मानव में, भौतिक पूंजी एक समय के बाद क्या होती है, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती। भौतिक पूंजी अपडेट नहीं कर पाती है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो पाती, जबकि मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी समय के साथ अपडेट हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपको फ़ोन 4G है, तो जब 5G फ़ोन आएगा तो अलग फ़ोन आपको लेना पड़ेगा, 4G में काम नहीं चलेगा। 3G वाला फ़ोन में 4G सपोर्ट नहीं करेगा, 4G वाले में 5G सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपका 3G चलाने का ज्ञान जैसे ही 4G मोबाइल आएगा वैसे ही 4G में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5G आएगा तो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने अपने आप को अपडेट कर लिया। तो मानव पूंजी क्या करती है, ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपने आप को अपडेट कर लेती है। मूल्यह्रास दोनों में होता है, यही बात है, इसमें मूल्यह्रास ज़्यादा होता है, मानव पूंजी का मूल्यह्रास कम हो जाता है। मूल्यह्रास के लिए दोबारा निवेश दोनों में करना पड़ता है, तो मूल्यह्रास की समस्या जो है दोनों पूंजी में पाई जाती है। लेकिन मानव की मूल्यह्रास को शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य के दौरान दिया जाने वाला ट्रेनिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से दुरुस्त किया जा सकता है। ठीक है, लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो भौतिक पूंजी का लाभ सीमित होता है। लाभ सीमित का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ट्रक है, तो ट्रक का लाभ कौन कमाएगा, उसका स्वामी या मालिक ही कमाएगा, उसका लाभ उसी को मिलेगा। अर्थात इसका जो लाभ है वो आंतरिक लाभ है, बाह्य लाभ इसका नहीं है। इस आधार पे कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपका वो कुआं हो, ठीक है ना, इस कुआं में पूरे गांव का व्यक्ति पानी भरते हो, कुआं आपकी पूंजी है, लेकिन इसका कुछ बाहरी लाभ भी है। यदि आप अलाउ करें तो ये ट्रक इसका है, लेकिन ये ट्रक मुफ्त में दे दे तो आ सकता है काम में। लेकिन मानव पूंजी का जो लाभ है वो सीमित नहीं होता है, असीमित होता है, और उस पूंजी का लाभ पूरे समाज को मुफ्त में मिलता है, पूरे समाज को मुफ्त में मिलता है, प्रेरणा के रूप में मिलता है। जैसे मान लेते हैं, एक व्यवहारिक उदाहरण से समझाया जाए, कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। मान लेते हैं मैं एक छात्र के रूप में गांव में हूं और ये शहर है। मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे पिताजी ने गांव में अच्छी स्कूल, अच्छी व्यवस्था न होने के कारण शहर ले आए। ठीक, तो ये मैं एक इसको मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पिताजी शहर ले आते हैं, तो मैं मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाता हूं। पिताजी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे यहाँ लाके यहाँ रख दिया, गांव के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन अगले साल पता चलता है कि जब कोई 12वीं पास होता है तो वो शहर की ओर आता है। कैसे, उनको इसके पहले नहीं पता था। वो क्या करते हैं, वो अस्वाभाविक प्रेरणा लेते हैं, और प्रेरणा के द्वारा क्या करते हैं, सब शहर की ओर आते हैं। तो ये व्यक्ति भी क्या होगा, ये व्यक्ति भी मानव पूंजी के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मानव पूंजी बनेगी वो पूरे समाज के लिए काम आएगी। मान लेते हैं आपकी शिक्षा, एक एग्जाम्पल ये है। फिर मान लेते हैं व्यक्ति शिक्षित बना, तो उसने प्रेरणा तो दिया है, जब वो शिक्षित बना तो अपने समाज की, अपने देश के, अपने परिवेश के लिए जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे देश आगे निकलता है। तो पूरे समाज के काम आता है आपका मानव कैपिटल, मानव पूंजी। जबकि जो भौतिक पूंजी है वो उसी स्वामित्व के अधीन रहती है जिस स्वामित्व के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब ये इतनी बातें थी भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो इसका मानव पूंजी का जो है वो बाहरी लाभ भी निहित होता है। अब एक बात समझ लीजिए, मानव पूंजी कैसे समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक अशिक्षित व्यक्ति, दोनों के बीच अंतर करिएगा, आपको पता चलेगा कि ये समाज को क्या क्या दे सकता है और ये समाज से क्या क्या छीन सकता है।
ठीक है, और यदि छीन नहीं सकता तो वो क्या क्या दे सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, एक शिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीवन यापन करेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ देश की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बनेगा, भाग लेगा, पार्टिसिपेशन करेगा। ठीक है, समस्त सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में अपने शिक्षित होने का, अपने कुशलता का, अपने शिक्षा और कुशलता के साथ प्रभावकारी भाग लेगा, तो सामाजिक आर्थिक गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति अपने परिवेश के प्रति जागरूक होगा, तो जागरूकता के कारण वो बहुत सारे अंधविश्वासों, बहुत सारी कुरीतियों से समाज को आगे ले जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति, जो मानव पूंजी का दूसरा सबसे बड़ा रूप है, वो क्या करेगा, अपने आसपास परिवेश में, वातावरण में स्वच्छता, सफाई, जागरूकता संबंधित जानकारियाँ आदान प्रदान करता रहेगा, तो उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। ठीक है, ये बातें थी वो जिससे आप समझते हैं कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में दोनों में अंतर है और दोनों एक राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानव पूंजी। जिस देश के पास मानव पूंजी बढ़िया है वह देश कभी भी पीछे नहीं जाएगा, अग्रसर रहेगा हमेशा। भारत इस दृष्टिकोण से सबसे लाभ की स्थिति में है, जिसे जननांकिकी लाभांश के रूप में हम लोगों ने देखा है, अर्थात भारत की जो स्थिति है वो अभी बहुत ही बेहतर है। अगला इसमें टॉपिक है मानव पूंजी से संबंधित कुछ मुद्दे, और उन मुद्दों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मानव पूंजी, कुछ प्रश्न हैं कि मानव पूंजी का स्रोत क्या है। मानव संसाधन का नहीं, मानव पूंजी का स्रोत क्या है, अर्थात मानव पूंजी कैसे बनती है, किसका परिणाम है, मानव क्या चीज करते हैं तो मानव पूंजी प्राप्त होती है। एक प्रश्न ये हमारे सामने उठता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक समृद्धि के साथ क्या मानव पूंजी का संबंध है। और एक तीसरा प्रश्न उठता है, मानव पूंजी और मानव विकास में क्या कोई अंतर है। चौथा प्रश्न उठता है, मानव पूंजी के संदर्भ में या मानव विकास के संदर्भ में इसमें सरकारों का, संविधान का, किसी राष्ट्र की विभिन्न सरकारों का क्या योगदान होता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग और तलाशेंगे तो मानव पूंजी, मानव संसाधन वाला टॉपिक हम लोग का क्लियर होगा। तो पहला सवाल है, मानव पूंजी का स्रोत क्या है। ठीक है, कहाँ से ये मानव पूंजी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए ऐसा हम लोग कुछ बनाते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमें मानव पूंजी प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए ये इधर एक मानव है, इस मानव को हमें परिवर्तित करना है मानव पूंजी में। कैसे बदलेगा ये मानव मानव पूंजी में, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, और हमें यहाँ पे कुछ क्रियाएं करना है, और ऐसी क्रियाएं करना है जिससे ये मानव मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो हम पाएंगे कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके कारण मानव पूंजी, मानव संसाधन मानव पूंजी में बदल जाता है, और उन्हीं क्रियाओं का ये परिणाम होगा क्या, मानव पूंजी। कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं। एक क्रिया है शिक्षा। मानव को मानव पूंजी में बदलना है तो क्या करेंगे, शिक्षा में निवेश करिए। आप शिक्षा देंगे तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मानव पूंजी में बदल जाएगा। दूसरा क्या है, उसके स्वास्थ्य पर निवेश करिए। स्वास्थ्य पर निवेश मतलब उसको साफ सफाई, बीमार हो तो दवाई, टीकाकरण, है ना, इन सारी चीज़ों पर निवेश करिए। तीसरा, उसको कार्य के दौरान प्रशिक्षण दीजिए, अपडेट होने के लिए कार्य प्रशिक्षण, जिसको ट्रेनिंग कहा जाता है। चौथा, प्रबंधन। प्रबंधन मतलब मानव को मैनेज करिए। मैनेज अभी मैं समझाता हूँ कैसे, ये 5 चीज़ें। और पांचवा ये सूचना, इंफॉर्मेशन। यदि ये 5 चीज़ें हम कर दें किसी मानव के लिए तो वो मानव पूंजी में रूपांतरित हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि इन्हीं 5 क्रियाओं का परिणाम है क्या, मानव संसाधन, अर्थात मानव संसाधन का जो स्रोत है ये यही क्रियाएं हैं। तो सरकारें क्या करेंगी,
सरकारें यही चीज़ें बढ़ाने का प्रयास करेंगी ताकि वो अपने यहाँ के, अपने राज्य के मानव को मानव पूंजी में बदल सकें। ठीक है। शिक्षा में निवेश करेंगे तो शिक्षित व्यक्ति, जैसा कि मैंने अभी बताया, शिक्षित व्यक्ति जागरूक व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति के पास कौशल होगा, शिक्षित व्यक्ति के पास रूढ़ियों से उठने की क्षमता होगी, निर्णयन की क्षमता होगी, तो वो मानव पूंजी की ओर अग्रसर होगा। तो बेसिक सबसे मूल क्या है? सबसे मूल शिक्षा है। बिना शिक्षा की ये काम भी नहीं आएंगे। तो सबसे बेस में क्या है? शिक्षा। इसीलिए किसी भी मानव को मानव पूंजी में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा जिस जोर दिया जाता है, किस पे जोर दिया जाता है? शिक्षा पे जोर दिया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य पर निवेश, लेकिन केवल शिक्षा से कुछ नहीं हो सकता। दूसरा भी फैक्टर हमें चेक करना पड़ेगा, क्या वो शारीरिक और मानसिक रूप से वो मानव स्वस्थ है जिसे मानव पूंजी में परिवर्तित किया जा रहा है। यदि टीकाकरण नहीं किया गया, यदि दवाइयाँ नहीं दी गई, साफ सफाई पर जोर नहीं दिया गया, हॉस्पिटल्स नहीं बनवाए गए, डॉक्टर नहीं हुए, तो वो व्यक्ति शिक्षित होकर के भी बार बार बीमार होगा और मानव पूंजी के रूप में बाधित होगा। उदाहरण के तौर पर, जब एक डॉक्टर या मान लेते हैं एक हॉस्पिटल में एक नर्स हो और वो नर्स खुद बीमार हो जाए, तो आप ये देखेंगे कि नर्स के बीमार होने के बाद 4-5 दिन तक यदि नहीं आती है तो जो और रोगी हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो कार्य प्रभावित होगा और उसकी आय भी प्रभावित होगी। तो स्वास्थ्य पे भी हमें जोर देना है, स्वास्थ्य पर निवेश करना है। तीसरा चीज़ क्या है? कार्य प्रशिक्षण। कार्य के दौरान प्रशिक्षण। हमारे भारत में कार्य के दौरान पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। कार्य शुरू करने के पहले ट्रेनिंग दी जाती है और कार्य में रहते हुए भी ट्रेनिंग दी जाती है, दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चला करके। तो दक्षता उन्नयन, पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है कि क्या होता है, फिर हमें क्या करते हैं, हमारी दक्षता में उन्नयन के लिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके कारण हम आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं श्रमिक हैं, श्रमिक शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, गांव में उनको रोजगार नहीं मिलता है, और जब वो गांव से शहर की ओर जाते हैं तो शहर में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। आवास की समस्या पैदा होती है, रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, अच्छे आवास की समस्या, स्वच्छता की समस्या, कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं का हमें क्या करना है? प्रबंधन करना है। पहले हमें किसका प्रबंधन करना है? पहले हमें श्रम प्रबंधन करना है, श्रम का प्रबंधन करना है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक जगह इंडस्ट्री लगी और इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हमें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं उनके निवारण की प्री प्लानिंग करनी होगी कि ये कहाँ रहेंगे, इनकी स्वच्छता पर कौन फोकस करेगा, इनका स्वास्थ्य पर कौन फोकस करेगा। ये सारी चीज़ें इस प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। तो नगरीकरण के साथ साथ श्रम प्रबंधन, और नगरीकरण का ऐसा प्रबंधन कि स्लम बस्तियाँ, जो मलिन बस्तियाँ शहरों के किनारे होती हैं, वो ना हों, उसके बारे में भी हमें ध्यान निवेश करना पड़ेगा। तब हम किसी मानव को मानव पूंजी में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है। अगली चीज़ क्या है? सूचना, इन्फॉर्मेशन। सूचना को आप जागरूकता से जोड़िए। एक व्यक्ति तक कुछ चीज़ों की सूचना होनी चाहिए, शिक्षा की सूचना होनी चाहिए कि कब कौन सी शिक्षा दी जाती है, ली जाती है। उसको स्वास्थ्य के योजनाओं या स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूचना होनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, और उसको श्रम बाजार के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति को ITI करा दिया गया, लेकिन ITI की सूचना नहीं है उसको कि ITI वाले कहाँ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, तो वो मानव पूंजी, उत्पादक मानव पूंजी नहीं हो पाएगी। तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें प्रदान करना होगा। तो यही 5 चीज़ें मानव संसाधन के स्रोत के रूप में देखी जाती हैं। दूसरा प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी के बीच संबंध है? तो एक तरफ हम लोग देखते हैं आर्थिक समृद्धि और दूसरी तरफ देखते हैं मानव पूंजी, कैसे ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब है देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय ज़्यादा हो, ठीक है ना। दूसरा, देश की GDP में ग्रोथ हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस रूप में देखेंगे? किस रूप में देखेंगे? आर्थिक समृद्धि के रूप में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कब ग्रोथ होगा? जब हमारे पास मानव पूंजी बेहतर होगा,
ठीक है ना। हमारे पास जब मानव पूंजी बेहतर होंगे तो राष्ट्रीय आय हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी। जब हमारे पास मानव तो हैं लेकिन मानव पूंजी ना हो, तो मानव हो लेकिन मानव पूंजी ना हो, तो मानव के लिए खर्च हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये मानव उत्पादक ना होने के कारण हमारी राष्ट्रीय आय और जीडीपी की ग्रोथ जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो मानव पूंजी आर्थिक समृद्धि को सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, मानव पूंजी आर्थिक समृद्धि को सीधे प्रभावित करते हैं। अब क्या आर्थिक समृद्धि मानव पूंजी को प्रभावित करती है? निश्चित रूप से। आज जब हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जब हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? इसका उपयोग हम करेंगे शिक्षा में, इसका उपयोग हम करेंगे स्वास्थ्य में, इसका उपयोग हम करेंगे प्रशिक्षण में, प्रबंधन में, सूचना में। तो ये इससे क्या उत्पन्न हो गया? अभी हमने देखा, इससे उत्पन्न होगी क्या? मानव पूंजी। तो मानव पूंजी की संख्या, मानव पूंजी को दक्ष बनाने में राष्ट्रीय आय या आर्थिक समृद्धि का योगदान होता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों का परस्पर आपस में संबंध होता है। आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी एक दूसरे को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब जिस राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि ज़्यादा नहीं है, वहाँ का मानव पूंजी, सबसे पहले हमें वहाँ का मानव पूंजी धीरे धीरे विकसित करना पड़ेगा, फिर उसके कारण राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, फिर उसको हम निवेश करेंगे, तो ये चक्रिक रूप से चलता रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्धि कभी भी इसका यह सूचक नहीं होती कि मानव पूंजी बहुत ज़्यादा विकसित होगी। ठीक है ना। मान लेते हैं उदाहरण के रूप में, हमारे भारत में पंजाब हरियाणा काफ़ी अच्छे आर्थिक स्थिति वाले राज्य हैं, लेकिन वहाँ की मानव पूंजी इतना विकसित नहीं है, जबकि केरल इनकी अपेक्षा ज़्यादा मानव पूंजी वाला राज्य है, जबकि आर्थिक स्थिति उतनी बेटर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हमेशा, इस एग्जाम्पल से हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हमेशा मानव पूंजी के बेहतर होने का सूचक नहीं होता है। बस इतना कह सकते हैं कि एक दूसरे की दोनों क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कुछ बातें और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मजदूर है, ठीक है, मजदूर और एक प्रबंधक है, कंपनी का मैनेजर, ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक मजदूर और एक प्रबंधक दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। प्रबंधक को सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए पर मंथली। मजदूर को सैलरी मिलती है वह मुश्किल 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ। ठीक, ये श्रम करता है 10 घंटे 8 घंटे, ये भी मान लीजिए नौकरी करता है 8 घंटे, लेकिन एसी में बैठ के काम करता है। इसके पास नौकर होते हैं बहुत सारे, पानी लाने तक के लिए, हर काम करने के लिए, और ये खुद श्रम करता है। दोनों के बीच किस चीज़ का अंतर है? दोनों के बीच सिर्फ एक चीज़ का अंतर है। क्या? शिक्षा का। और क्या? कौशल का। बस ये जो काम कर रहा है उसका कौशल इसके पास नहीं है और ये शिक्षा नहीं है। तो एक मजदूर को यदि ये दोनों चीज़ें दे दी जाए इसके बराबर, तो क्या होगा? क्या होगा? एक मजदूर क्या बन जाएगा? प्रबंधक बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, एमडी बन जाएगा, और इसका जीवन 15,000 से 1 लाख में पहुंच जाएगा। तो बीच में किसका रोल है? बीच में शिक्षा का रोल है। आप सिलेबस को देखिएगा, मानव संसाधन के विकास में शिक्षा एक साधन के रूप में, यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या करना है? ये कब होगा? जब शिक्षा और कौशल कब होगा? ये कब होगा? जब हम क्या करेंगे? जब हम अपनी राष्ट्रीय आय का, जब हम अपनी समृद्धि का एक हिस्सा किस में लगा पाएंगे? एक हिस्सा शिक्षा में लगा पाएंगे। और जब ये प्रबंधक बन जाएगा तो क्या करेगा? 1 लाख कमाएगा। जब ये 1 लाख कमाने की इसकी क्षमता हो जाएगी तो राष्ट्रीय आय है ना और समृद्धि दोनों क्या हो जाएगी? हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो भी क्या होगी? आर्थिक समृद्धि बढ़ जाएगी। तो हो गया दोनों परस्पर। इधर हमने आर्थिक समृद्धि का कुछ पैसा इसको प्रबंधक बनाने में लगाया, तो इसकी कमाई हो गई 1 लाख रुपए। ये इसका प्रोडक्शन लेवल, उत्पादकता क्या हुई? बढ़ गई। और जब उत्पादकता बढ़ गई तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ गई। तो ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। यही हाल मजदूर प्रबंधक के बीच, स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति के बीच किसका अंतर है? स्वास्थ्य का अंतर है। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? एक मान लेते हैं अस्वस्थ व्यक्ति है, अस्वस्थ
व्यक्ति है और दूसरा क्या है, स्वस्थ व्यक्ति अंतर। दोनों के बीच अंतर किसका है, दोनों के बीच स्वास्थ्य का अंतर है। इसको क्या किया जाए, अस्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य दे दिया जाए। अस्वस्थ व्यक्ति महीने में केवल 15 दिन काम करता है और स्वस्थ बीमार होने के कारण 15 दिन छुट्टी लेना पड़ता है, और ये 30 दिन काम करता है। तो इसकी जो उत्पादक क्षमता है क्या है, उत्पादक क्षमता इसकी ज़्यादा है। दोनों की सैलरी यदि 8,000 हो तो इसको 4,000 ही मिलेंगे और इसको 8,000 पूरे मिलेंगे। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है, दोनों के बीच स्वास्थ्य का अंतर है। तो इसको आप क्या करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे। यही बात किस में है, यही बात प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित में है। कुशल और अकुशल के बीच अंतर है। सूचना प्राप्त और असूचना प्राप्त अर्थात जो जागरूक नहीं है उसके बीच अंतर है। तो जिन चीज़ों की हमें मानव पूंजी बनाने में आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, ठीक है, उन चीज़ों को प्रदान करके हम राष्ट्रीय आय GDP अर्थात आर्थिक समृद्धि में प्रगति ला सकते हैं और आर्थिक समृद्धि में विकास कर सकते हैं। ठीक है ना। भारत की आर्थिक समृद्धि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने शिक्षा स्वास्थ्य पर काम किया है। ठीक है। दूसरा, आर्थिक समृद्धि जब बढ़ेगी तो उसका एक हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन आदि में भी खर्च किया जाएगा, जिसके कारण मानव पूंजी, मानव संसाधन मानव पूंजी में कन्वर्ट होता रहेगा और मानव पूंजी आर्थिक समृद्धि में कन्वर्ट होता रहेगा। तो एक चक्र बन जाता है। वो चक्र क्या होता है, सबसे पहले मानव संसाधन, फिर मानव पूंजी, और मानव पूंजी का काम आया किसमें, आर्थिक समृद्धि, और फिर आर्थिक समृद्धि का एक हिस्सा हमने लगाया मानव पूंजी में, मानव संसाधन में, वो मानव पूंजी में कन्वर्ट हुआ और ये चक्रिक रूप से चक्र चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को सहायता करते रहते हैं। ठीक है। ये टॉपिक था आपका आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी के बीच जो समानता है, जो संबंध है वो। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी और मानव विकास के बीच क्या अंतर है। ठीक है। तो एक तरफ हमारा हो गया मानव पूंजी और दूसरी तरफ हो गया मानव विकास। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या अंतर है दोनों में। ठीक है। तो मान लेते हैं मानव पूंजी शब्द जो है, अभी हमने बताया इसमें एक क्षमता होती है, क्या, उत्पादन की क्षमता। संसाधन की अपेक्षा इसमें उत्पादन की क्षमता होती है। इसमें 2-3 चीज़ें हमने ऐड किया है अपने से। संसाधन में शिक्षा ऐड किया है, स्वास्थ्य ऐड किया है, प्रबंधन ऐड किया है, सूचना ऐड की है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें जोड़ा है, तब ये मानव पूंजी बनी है। और ये जोड़ा किस लिए है, इसलिए नहीं कि ये मानव खुशी रहे, इसलिए नहीं कि मानव का जीवन सुखमय हो जाए, इसलिए कि मानव के श्रम की उत्पादकता बढ़ जाए। क्या हो जाए, श्रम की उत्पादकता बढ़ जाए। और यदि मानव के श्रम की उत्पादकता, देखिए मानव संसाधन को मानव पूंजी में क्यों रूपांतरित किया गया, क्योंकि उसके श्रम की, उसकी क्षमता की उत्पादकता क्या हो, बढ़ जाए। तो हम लोग को एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि मानव पूंजी को मानव पूंजी में बदलने का जो कारण है वो है श्रम की उत्पादकता को बढ़ाना। तो यहाँ पे श्रम की उत्पादकता बढ़ाना क्या हो गया, साध्य हो गया, लक्ष्य हो गया। ठीक है। और मानव क्या हो गया, साधन हो गया। तो मानव पूंजी में लक्ष्य है मानव के श्रम की उत्पादकता को बढ़ाना, जिससे राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि बढ़े। तो यहाँ पे मानव साधन है किसका, उत्पादकता में वृद्धि का, श्रम उत्पादकता में वृद्धि का, आर्थिक समृद्धि लाने का, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि का। एक क्या है, मानव साधन है और ये क्या है, साध्य है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मानव पूंजी का है। ठीक है। अब समझिए मानव किस रूप में साधन उपलब्ध कराएगा, मानव यहाँ पे जब उत्पादकता बढ़ेगी, अर्थात मानव पूंजी में का जो लक्ष्य है वो मानव से हमें आउटपुट निकालवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्षमता का दोहन करके उत्पादकता को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो शिक्षा दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य पर निवेश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे निवेश शब्द इस्तेमाल किया, निवेश कर रहे हैं वो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एजुकेशन दे दिया गया,
आपको पीएससी की तैयारी करा दी गई, आईएएस की तैयारी करा दी गई, लेकिन आप आईएएस बन नहीं पाए, आप पीएससी अधिकारी बन नहीं पाए, जबकि इसके लिए आप पर निवेश किया गया, तो इसका मतलब आप कोई आउटपुट नहीं दे पाए, तो आप मानव संसाधन से मानव पूंजी वाला कार्य नहीं कर पाए। तो मानव पूंजी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके ऊपर किया गया वो निवेश व्यर्थ है। निवेश का मकसद था कि आप आईएएस बन जाएं, आप पीएससी अधिकारी बन जाएं, आप एसडीएम बन जाएं, लेकिन वो निवेश पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार से एक डॉक्टर बनाने की चाहत में एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो डॉक्टर ना बन पाए, तो यदि केवल इतना उद्देश्य था कि वो उसको मानव पूंजी बना दें तो उसका निवेश व्यर्थ माना जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग सेलेक्टिव चयनात्मक शिक्षा पर जोर देते हैं। चयनात्मक शिक्षा का मतलब कि आप आईएएस बनाना चाहते हैं तो आईएएस वाली शिक्षा देंगे, आईपीएस है ना, इसके लिए मान लीजिए एक ही शिक्षा। यदि आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर वाली शिक्षा, शिक्षक बनाने चाहते हैं तो शिक्षक वाली शिक्षा का चयन करेंगे। इसी से जन्म लेती है व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा इसके मुख्य केंद्र बिंदु में होगी। क्यों? क्योंकि वो उत्पादकता पर फोकस करेगा। ठीक है, ये मानव पूंजी है। मानव विकास इससे थोड़ा सा नहीं बल्कि लगभग पूरा सा उलट है। मानव विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का लक्ष्य जो है, अभी तक हमने मानव पूंजी देखा, अब हम लोग देख रहे हैं मानव विकास। मानव विकास में एक जो लक्ष्य है वो मानव का कल्याण है। मानव स्वयं का कल्याण है, वो किसी और का कल्याण थोड़ी ना है। किसका? स्वयं का कल्याण है। अर्थात तो इसमें भी शिक्षा दी जाएगी, इसमें भी शिक्षा दी जाएगी, इसमें भी स्वास्थ्य सुनिश्चित कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लक्ष्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाना नहीं है सीधा लक्ष्य। यहाँ पे प्रत्यक्ष लाभ है मानव का कल्याण करना, मानव को सुखी बनाना, अर्थात उसके जीवन में सुख उत्पन्न करना, उसको जागरूक बनाना और अपने जीवन में वो समस्याओं का निदान कर सके, समस्या निदान के लायक बनाना, निर्णय की क्षमता विकसित करना, ये सब उसमें आ जाए। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट रखा गया वो ह्यूमन डेवलपमेंट का रखा गया। उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाए, ठीक है ना, उसका आय बढ़ जाए, उसकी आय बढ़ जाए, उसका रहन सहन ठीक ठाक हो जाए, मतलब उस सुख सुविधा से जीवन यापन करने लगे, कुरीतियों से मुक्त हो जाए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मानव साध्य है कि साधन है? यहाँ पे मानव स्वयं साध्य है। ठीक है, ये अंतर है। मानव स्वयं साध्य है, मानव की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उसका गुणवत्तापूर्ण जीवन लक्ष्य है, मानव लक्ष्य नहीं है। मानव स्वयं साध्य है, मानव का गुणवत्तापूर्ण जीवन स्वयं साध्य है, जो स्वयं के लिए है, इसलिए यहाँ पे साधन नहीं होता मानव। तो मानव विकास में मानव साधन नहीं होता, मानव स्वयं के कल्याण के लिए कार्य करता है, मानव स्वयं के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य करता है, किसी उत्पादकता या किसी रोजगार के लिए कार्य नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य जब दिया जाएगा तो ये आशा नहीं की जाएगी कोई आईएएस बने या आईपीएस बने, ये आशा की जाएगी कि वो स्वस्थ जीवन जिए और अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण करे, कुरीतियों से मुक्त हो जाए, ये उद्देश्य किया जाएगा। तो ये निवेश यहाँ पे, या जब ये आईएएस नहीं बन पाएगा या नौकरी नहीं कर पाएगा, या आप जिस काम के लिए शिक्षा ग्रहण किया, मतलब व्यावसायिक शिक्षा में जिस काम के लिए शिक्षा ग्रहण किया वो नहीं पाएगा, तो निवेश को व्यर्थ नहीं माना जाएगा। अर्थात उत्पादकता या वृद्धि ना होने पर इसको व्यर्थ नहीं माना जाएगा। जबकि मानव पूंजी के संदर्भ में जब उत्पादकता नहीं होगी तो निवेश को व्यर्थ माना जाएगा, अर्थात उसको अनुत्पादक माना जाएगा। इसके लिए मानव विकास के लिए ही क्या करेंगे? मानव विकास के लिए ही सार्वभौमिक शिक्षा दी जाएगी, सबको शिक्षा दी जाएगी। सेलेक्टिव शिक्षा नहीं रहेगी, यहाँ पे सार्वभौमिक शिक्षा रहेगी। यहाँ पे क्या होगा? व्यक्ति को यूनिवर्सल एजुकेशन दिया जाएगा और उसको किसी भी प्रकार की रुग्णता से बचाने का प्रयास किया जाएगा, उसके जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, उसके सुखमय स्वास्थ्य, सुखमय जीवन को कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को इतने सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे 3 टॉपिक मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, आप लोग विचार करिएगा।
मानव संसाधन, क्योंकि इस सिलेबस का जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यही सारा कुछ है। मानव पूंजी और मानव विकास, इन सब के साथ मानव संसाधन विकास शब्द जोड़ दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास, जब मानव संसाधन का विकास हो जाएगा अर्थात मानव विकास हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल मानव पूंजी के रूप में स्वतः किया जा सकता है। भारत की 40 से 45% आबादी, लगभग 50% आबादी जो है वो अभी श्रमशील आबादी है, ठीक है ना। तो श्रमशील आबादी जो है वो क्या है, वो मानव के लिए मानव संसाधन तो है, ठीक है, मानव पूंजी बन सकती है और उसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक होती है आश्रित आबादी 0 से 14 वर्ष, एक होती है 15 से 59 वर्ष की आबादी, पढ़ चुके हम लोग, और एक होती है 60 प्लस आबादी। तो ये वाली जो आबादी है ये मानव संसाधन के रूप में कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि इनको मानव पूंजी और मानव विकास दोनों रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो 60 प्लस आबादी है इसके लिए क्या है, ये इस पे मानव विकास पे फोकस किया जाएगा, अर्थात इसका ज़्यादा सुखमय जीवन, उत्पादकता इसमें रही नहीं, मतलब नहीं है। इसमें अब क्या है, आश्रित रह करके जीवन प्रत्याशा को बढ़ाए, रुग्णता ना हो, बीमार ना हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 टॉपिक थे, मतलब मानव संसाधन, मानव पूंजी, ये 3 शब्द थे जिनको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगला जो एक टॉपिक था, इसी में चौथा प्रश्न हमारा था, क्या मानव पूंजी और मानव विकास में सरकारों का कुछ योगदान है? सरकारें क्या करती हैं और भारत सरकार क्या कर रही है, भारत में क्या कुछ किया गया? तो इस संदर्भ में पहली बार भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ अच्छा प्रयास किया गया था। इससे मतलब हम लोग ये अर्थ निकाल सकते हैं कि मानव पूंजी और सरकार का एक दूसरे के साथ संबंध होता है, ठीक है। मानव पूंजी में सरकार एक नियंत्रक और निर्धारक का कार्य करती है कि उसको अपने देश की मानव पूंजी को किस ओर ले जाना है, कौन सी ज़रूरत है और किन ज़रूरतों के हिसाब से शिक्षा स्वास्थ्य तय करे कि वो, जैसे मान लेते हैं आज हमें IITN की ज़रूरत है तो हमें IIT की स्थापना करना पड़ेगा, हमें मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है तो हमें पॉलीटेक्निक और IIT बनाना पड़ेगा। तो सरकार ही ये तय करती है कि वो किस ओर जाएगा। भारत के संदर्भ में देखें, शिक्षा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो हमारे यहाँ जो सरकार है 3 स्तरीय है। हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत और नगरीय पंचायत, ठीक है ना। तो संघीय व्यवस्था, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में तीनों को नियम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर कंट्रोल इनका है, तीनों का है, तो ये तीनों नियम बनाते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ और स्वास्थ्य दोनों के क्षेत्र में निजी प्रयास भी हैं। सरकारी हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, निजी प्रयास भी हैं। तो सरकार बहुत सारे कानून लाती है, जैसे मान लीजिए RT एक्ट लाई, बहुत सारी संस्थाओं का गठन करती है, ठीक है। हेल्थ के सेक्टर में देखा जाए तो बहुत सारी संस्थाएं, जैसे IIM जैसे संस्थाएं बना रही है। तो कुल मिलाकर के सरकारों का विशेष योगदान होता है किसी भी देश की मानव संसाधन को विकसित करने में, मानव पूंजी बनाने में और मानव विकास करने में, ठीक है। यहीं से हमारा सिलेबस शुरू होता है। एक प्रश्न है लास्ट में, आप जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, मानव विकास में मानव संसाधन के विकास में शिक्षा एक अनिवार्य साधन है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और क्या प्रश्न आएगा, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताइए, ठीक है, अंतर या तुलना। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर है, ठीक है। भारत में जब हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे तो सबसे पहले HRD के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है।
तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्यों को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ तकनीकी संस्थान हैं, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान हैं जो क्या करते हैं, मानव विकास का कार्य करते हैं। सिलेबस में जो आपके संस्थान दी गई हैं, वो संस्थान दिया गया है, वो संस्थान भी क्या करते हैं, मानव संसाधन के विकास में योगदान देते हैं। सपोज दैट मानव संसाधन यदि बनाना है तो हमें शिक्षा के हर वो स्तर चाहिए जिसमें बेसिक शिक्षा दी जा सके और उसको व्यावसायिक शिक्षा में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। मुझे लगता है आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करना चाहिए। अगले टॉपिक में हम लोग मानव संसाधन विकास के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साथ बात शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम इसी मनोभाव के साथ, प्रेरणा के साथ आपको आपके सिलेबस को पूरा कराता रहूं। धन्यवाद।